प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल एंड टेक्निक्स पार्ट सेकंड का। और इसमें भी हम अध्ययन करेंगे बच्चों वेक्टर यानी वाहक के बारे में। वाहक या वेक्टर यह एक सर्वविदित तथ्य है कि वाहक एक डीएनए अणु होता है जिसके साथ एक अन्य इच्छित डीएनए खंड को जोड़कर उसे क्लोन किया जाता है। यहाँ इच्छित जीन या डीएनए खंड को केवल उन्हीं वाहकों के साथ क्लोन किया जा सकता है जिनमें निम्न विशेषताएं होती हैं। तो वाहक क्या होता है विद्यार्थियों? वाहक वह डीएनए खंड होता है जिसके साथ बाहरी डीएनए को या इच्छित डीएनए को हम जोड़ के पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं। वाहक के रूप में हम प्लाज्मिड, कोजमिड, फेजमिड इनका उपयोग करते हैं। तो एक आदर्श जो वाहक है, अच्छा वाहक है, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए? नंबर 1, वाहक या वेक्टर डीएनए परपोषी कोशिका में प्रविष्ट कराने योग्य होना चाहिए। वह परपोषी कोशिका में अपना रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण करने में समर्थ होना चाहिए। वाहक युक्त कोशिकाएं आसानी से पहचान योग्य होनी चाहिए, यानी परपोषी कोशिका में वह आसानी से प्रवेश कर जाए। जब वाहक और इच्छित डीएनए मिलाकर पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं तो उनके क्लोन के लिए उसको परपोषी कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है। तो एक अच्छा वाहक होगा वह ही परपोषी कोशिका में प्रविष्ट होगा। वहाँ जाकर वह अपना प्रतिकृतिकरण यानी रेप्लिकेशन करना चाहिए और उसको आसानी से हम पहचान भी सकें। वाहक के रूप में आजकल ई कोलाई के प्लाज्मिड के अतिरिक्त जीवाणु भोजियों यानी बैक्टीरियोफेज यानी वो वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, बैक्टीरियोफेज ये जीवाणु भोजी कहलाते हैं, तथा इनसे व्युत्पन्न कोजमिड होता है। बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी के कोष स्थल होते हैं। जीवाणु भोजी का ही डीएनए होता है कोजमिड। जीन क्लोनिंग के लिए ई कोलाई को निम्नलिखित कारणों से सर्वथा उपयुक्त माना गया है। इसको ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो जीन क्लोनिंग यानी पुनर्योगज जो डीएनए बनेगा उसकी कॉपी करने के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसकी कोशिका की विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं एवं डीएनए की संरचना पूर्णतः ज्ञात है। यानी ई कोलाई के बारे में सभी जानकारी वैज्ञानिकों को पता है। ई कोलाई की एक कोशिका से दूसरी कोशिका में डीएनए स्थानांतरण की प्रभावी विधियों को विकसित कर लिया गया है और इसमें प्लाज्मिड एवं जीवाणु भोजी को स्पष्टतया अभिचिह्नित किया जा चुका है। विद्यार्थियों, सबसे पहला जो वाहक है प्लाज्मिड, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यह जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय एवं स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण करने वाला एक सूक्ष्म वर्तुलाकार डीएनए खंड होता है जो कि मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए से जुड़ा हुआ अथवा इससे अलग दोनों ही प्रकार की अवस्थाओं में पाया जाता है। हमने पहले भी चर्चा की कि प्लाज्मिड जो होता है वह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। जीवाणु में गुणसूत्र के अतिरिक्त एक वर्तुलाकार यानी सर्कुल डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। यह गुणसूत्र के साथ जुड़कर या उससे अलग अपनी प्रतिकृति कर सकता है। पुनर्योगज तकनीक में विभिन्न प्रयोगों द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लाज्मिडों के रूपांतरण से ऐसे बहुसंख्य प्रकार के वाहकों को विकसित किया जा चुका है जो डीएनए क्लोनिंग हेतु पूर्णतः उपयुक्त होते हैं। प्लाज्मिडों को 5 से 10 किलो बेस के इच्छित डीएनए सूक्ष्म खंडों की क्लोनिंग के लिए सर्वथा उचित एवं उपयुक्त समझा जाता है। कुछ अत्यंत विशेष परिस्थितियों को छोड़कर प्लाज्मिड की उपस्थिति जीवाणु कोशिकाओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। वैसे तो जीवाणु कोशिकाओं में अनेक प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं, लेकिन जिन प्लाज्मिड के बारे में सर्वाधिक अध्ययन किया गया है वो है F1 जो संयुग्मन के लिए आवश्यक है, R प्लाज्मिड जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीनों के लिए आवश्यक है यानी रेजिस्टेंट जीनों के लिए, कॉल प्लाज्मिड जो कोलिसिन का निर्माण करता है ना। तो प्लाज्मिडों को इनकी संक्रमणशीलता एवं विशिष्ट कार्यों के आधार पर जैसे कोल कारक, प्रतिरोधी कारक, लिंक कारक आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो प्लाज्मिड क्या हैं? जीवाणुओं में पाए जाने वाले वो डीएनए हैं जो गुणसूत्र के अतिरिक्त उपस्थित रहते हैं। इनमें कुछ परिवर्तन करके और इनको वाहकों के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। अन्य डीएनए अणुओं की भांति प्लाज्मिडों का भी रेप्लिकेशन होता है। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड एक या अधिक संख्या में मौजूद हो सकते हैं।
जब भी प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में एकल रूप में पाए जाते हैं तो इनका रेप्लिकेशन एवं पृथक्करण जीवाणु गुणसूत्र के साथ होता है। जब प्लाज्मिड की संख्या प्रत्येक जीवाणु कोशिका में एक से अधिक होती है तो इनका रेप्लिकेशन मुख्य जीवाणु गुणसूत्र से स्वतंत्र व तेजी से होता है। महत्वपूर्ण बात है कि अगर एक प्लाज्मिड पाया जाएगा तो उसका प्रतिकृतिकरण जो मुख्य गुणसूत्र क्रोमोसोमल डीएनए है, गुणसूत्रीय डीएनए है, उसके साथ होगा। लेकिन प्लाज्मिड जब अधिक पाया जाएगा तो वह स्वतंत्र रूप से भी अपने प्रतिकृतिकरण रेप्लिकेशन करता है। अब आता है प्लाज्मिड का प्रारूप या मॉड्यूल संगठन। तो प्लाज्मिड में भी कुछ ऐसे विशेष डीएनए होते हैं जो विशेष कार्य करते हैं और उनका होना प्लाज्मिड में अति आवश्यक है। जैसे लिंग कारक है, ये प्लाज्मिड में पाया जाएगा। ये क्यों ज़रूरी है कि जब पुनर्योगज डीएनए बनाया जाए तो पहचान करने के लिए इनका होना अति आवश्यक है। जैसे हमने किसी डीएनए के साथ प्लाज्मिड को जोड़ दिया और उसको क्लोनिंग के लिए किसी कोशिका में प्रवेश करा दिया। अब बहुत सारी कॉपी तैयार हो जाएंगी तो हम कैसे पहचान करेंगे कि यह प्लाज्मिड हमने प्रवेश कराया था? तो उसके लिए उसमें कुछ होने चाहिए, जैसे लिंग कारक, प्रतिकृति मॉड्यूल, आर निर्धारक मॉड्यूल। तो ये उनके मॉड्यूल या संगठन है। यहाँ मॉड्यूली संगठन से तात्पर्य किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करने हेतु निर्धारित विशेष डीएनए खंड या अणु से है। प्रत्येक प्रारूप या मॉड्यूल में एक से अधिक जीन उपस्थित हो सकते हैं। विशेष प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए प्लाज्मिड में 6 प्रकार के मॉड्यूल पाए जाते हैं। पहला है प्रतिकृति मॉड्यूल। ये सभी प्लाज्मिड हेतु अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला संगठन है जो कि केवल प्लाज्मिड की प्राकृतिक या प्राथमिक प्रकोष्ठी अथवा निकट संबंधी प्रजातियों में ही सक्रिय होता है। दूसरा होता है लिंग कारक। यह संयुग्मन कॉन्जुगेशन करने वाले एफ प्लाज्मिड में तथा RTF रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र फैक्टर के अर्थात प्रतिरोधकता स्थानांतरण कारक के रूप में पाया जाता है। आर निर्धारक मॉड्यूल, यह आर प्लाज्मिडों के में पाया जाता है जिसके द्वारा उत्पन्न प्रोटीन एंटीबायोटिक पदार्थों को निष्क्रिय करते हैं। चौथा है कोल मॉड्यूल या कोल कारक जो कोलिसिन उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। पांचवा प्रतिबंधन रूपांतरणकारी मॉड्यूल, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफाइंग मॉड्यूल जैसे ईकॉर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी, ये भी प्लाज्मिड में पाए जाएंगे। निवेशन अनुक्रम में इंसर्शन सीक्वेंस, जिन अनुक्रमों के बीच स्थित डीएनए खंडों का स्थानांतरण होता है, ट्रांसपोजिशन होता है, उनको निवेशी अनुक्रम कहते हैं। तो ये कुछ जो काम करने वाले डीएनए हैं ये भी प्लाज्मिड में होने आवश्यक हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक प्लाज्मिड में यह प्रतिकृति मॉड्यूल की उपस्थिति अनिवार्य होती है तथा इस कारक के अतिरिक्त इसमें और भी प्रारूप या मॉड्यूल उपस्थित हो सकते हैं। ई कोलाई के अनेक प्लाज्मिड वेक्टर या वाहक के रूप में उपयोगी हैं। जीन क्लोनिंग के लिए उपयोगी प्लाज्मिड वाहकों का निर्माण प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लाज्मिडों को छोटा करके या अन्य प्लाज्मिडों से प्राप्त कारकों को जोड़कर किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उपयुक्त पुनर्योगित तकनीकों का चयन किया जाता है। उत्तम वाहकों में से ऐसे रिपोर्टर जीन पाए जाते हैं जो कि पुनर्योजी यानी रिकॉम्बिनेंट या काइमेरिक वाहकों के सरल एवं सुगम चयन में आवश्यक होते हैं। पुनर्योगज या पुनर्योजी वाहकों में डीएनए निवेशन क्रम समाकलित होता है अथवा जुड़ता है। तो या तो प्लाज्मिड को प्राकृतिक रूप से या उसमें कुछ चेंज करके, कुछ जोड़ के या कुछ हटा के उसको उपयोग किया जाता है। और काइमेरिक या पुनर्योगज या पुनर्योजी जो डीएनए है उसके सरल और सुगम चयन के लिए उसमें रिपोर्टर जीन भी होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने चर्चा की कि जो काइमेरिक या पुनर्योगज डीएनए बन जाएगा तो उसको हम कैसे पहचान सकेंगे, इसके लिए रिपोर्टर जीन आवश्यक है। तो एक तो ये वाहक होता है प्लाज्मिड। दूसरे प्रकार के वाहक उपयोग में आते हैं जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने चर्चा की, ऐसे वायरस जो जीवाणु को संक्रमित कर उनको नष्ट कर देते हैं जीवाणुभोजी कहलाते हैं या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। अधिकांश जीवाणुभोजी वायरस संक्रमित कोशिकाओं का हमेशा लयन करने का कार्य करते हैं। इनको लयन विभोजी लाइटिक फेज कहा जाता है। यानी वो वायरस जो जीवाणु कोशिका में जाएंगे और उसके डीएनए को नष्ट कर देंगे, उनको लाइटिक फेज या लयन विभोजी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं विद्यार्थियों जो बैक्टीरियोफेज या वायरस
बैक्टीरिया में प्रवेश करेंगे लेकिन उसको नष्ट नहीं करेंगे। ये जीवाणुभोजी जीवाणु के डीएनए के साथ ही प्रतिकृतिकरण करते हैं और इनको क्या कहेंगे, लयजनिक विभोजी या लाइसोजेनिक फेज कहेंगे। जीवाणु गुणसूत्र से समाकलित होकर इसके साथ रेप्लिकेट या प्रतिकृति करने वाले विभोजी को प्रोफाज कहते हैं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह प्रोफाज जब जीवाणु गुणसूत्र से अलग हो जाता है तब यह रेप्लिकेट नहीं हो पाता, अपितु यह लयन फाज के समान कार्य करता है। अनेक जीवाणुभोजी वायरसों मुख्य रूप से लैम्ब्डा एवं M13 फाज का वाहकों के रूप में बहुतायत से उपयोग किया जाता है। तो जीवाणुभोजी जो हैं वो लैम्ब्डा जीवाणुभोजी और M13 ये किसके रूप में उपयोग में आते हैं, वाहकों के रूप में, वेक्टर के रूप में। इनमें भी लैम्ब्डा जीवाणुभोजी प्रमुख है। इस वायरस के वन्य प्रारूप भी सामान्य लंबाई 50 किलो बेस होती है, लेकिन इस सारी लंबाई का उपयोग लयन वृद्धि के लिए नहीं हो सकता था, अर्थात इसके बीच का हिस्सा लयनकारी कार्यों के लिए जरूरी नहीं होता। इसलिए इस बीच के हिस्से को विभोजी डीएनए खंड से अलग कर दिया जाता है तथा इसके स्थान पर लाइगेज एंजाइम की सहायता से किसी अन्य दाता डीएनए को स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार एक पुनर्योगज वायरस डीएनए निर्मित होता है जिसके द्वारा जीवाणु कोशिकाओं में संक्रमण करवा देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जीवाणु कोशिका के भीतर वायरस के साथ इसे समाकलित कर दाता डीएनए का गुणन होने लग जाता है। यहाँ यह तथ्य उल्लेख कर देना आवश्यक है कि लैम्ब्डा जीनोम के हटाए जाने वाले भाग की लंबाई सामान्यतः 15-20 किलो बेस पेयर होती है, इसलिए इसके साथ इतनी लंबाई के दाता डीएनए को जोड़ा जाता है। यहाँ एक दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक में हम किसी बाहरी डीएनए को, किसी इच्छित डीएनए को वाहक के साथ, वेक्टर के साथ जोड़ते हैं। इससे पहले हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों के बारे में भी पढ़ा है विद्यार्थियों। तो हमेशा याद रखना कि वाहक तथा जो बाहरी डीएनए होता है उन दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से अभिक्रिया करवाते हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी भी डीएनए खंड को एक ही स्थान से काटते हैं। तो जब एक ही एंजाइम से क्रिया कराएंगे तो वाहक और जो बाहरी डीएनए, इच्छित डीएनए है, वो एक दूसरे के पूरक स्थानों से कटते हैं ताकि बाद में उनका जुड़ाव हो सके, वो एक दूसरे से जुड़ सके। अन्य वाहकों, विशेषकर प्लाज्मिड वाहकों की तुलना में जीवाणुभोजी वाहक निम्न रूप से सुविधाजनक होते हैं, यानी बैक्टीरियोफेज जो वाहक होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। क्यों? नंबर 1, प्लाज्मिड वाहकों का पहले जीवाणु कोशिकाओं का रूपांतरण और इसके बाद इन कोशिकाओं का उपयुक्त पोषक पदार्थों के ऊपर परीक्षण करना पड़ता है। इसके विपरीत जीवाणुभोजी वाहकों को सीधे ही इच्छित विभेद की फिल्म या लॉन अर्थात एगार प्लेट पर बनी जीवाणु कोशिकाओं की एक सतत फिल्म पर फैलाकर परीक्षण किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक विभोजी कण से एक प्लाक या लॉन में एक साफ जीवाणु मुक्त क्षेत्र बन जाता है। दूसरा, इनमें अपेक्षाकृत बड़े डीएनए खंडों का क्लोनिंग हो सकता है। इसके विपरीत प्लाज्मिड वाहकों में केवल छोटे 15 किलो बेस लंबाई तक के डीएनए खंडों का ही क्लोनिंग हम कर सकते हैं और विभोजी अथवा फोज कणों द्वारा उत्पन्न प्लाक का बहुत बड़ी संख्या में परीक्षण अपेक्षाकृत आसानी व सुविधापूर्वक किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना